अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिर्ज़ा अमजद बेग का एक सनसनीखेज केस की रुदात सुनते हैं। तजुर्बा दिल खुशकिन हो या नागवार, बहरहाल इसका कोई नेमुतबदल नहीं हो सकता। हर तजुर्बा इंसान को एक नया सबक सिखाता है और ये ज़िंदगी सीखने सिखाने ही से इबारत है। चुनाचे तजुर्बा करने से डरने नहीं चाहिए, ये आपको कुछ न कुछ देकर ही जाता है। ये कहानी इसी शहर कराची में रहने वाली दो बहनों के गिर्द घूमती है, सादिया और राबिया। सादिया राबिया से 10 साल बड़ी थी और हालात की सितम ज़रीफ़ी ने इस पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया था, राबिया के कत्ल का इल्ज़ाम। मुझे इस केस में वकील सफाई का किरदार अदा करते हुए सादिया को बाइज्जत रिहा कराना था और मज़कूरा केस मेरे एक देरीना शनासा बदर मुनीर के तवस्सुत से मुझ तक पहुंचा था, जो कि एक फलाही तंजीम के रूहे रवां थे। उन्होंने टेलीफोन पर मुझसे कहा था कि आज इस साल की पहली तारीख है बेग साहब, अभी आपका पेशा वराना दिन शुरू नहीं हुआ। मैंने सोचा आपके कोर्ट पहुंचने से पहले ही एक केस की एडवांस बुकिंग करवा लूं। ओह, ये तो सरासर जुल्म है बदर साहब, मैंने एहतिजाजी अंदाज में कहा। अगर मैं साल के पहले ही दिन मुफ्त का केस पकड़ लूँगा तो ये मेरे लिए कोई अच्छा शगुन नहीं होगा। आप इस ज्यादती के लिए चंद दिन इंतज़ार नहीं कर सकते? नहीं, ये केस तो आपको आज ही लेना होगा बेग साहब, उन्होंने हतमी लहजे में कहा, क्योंकि मुलजिम को अदालत में पेश करने के बाद उसका 7 दिन का रिमांड हासिल कर लिया गया है और वो इस वक्त पुलिस कस्टडी में है। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो वो लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोले, मैं जालिम हूँ और ना ही ज्यादती करने वाला। मैं आपके पेट पर लात मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इस केस में आपको फीस मिलेगी, मगर आधी, क्योंकि पार्टी की माली हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है। पार्टी? मैं पूछे बिना न रह सका। आपका मतलब है कि वो औरत जिस पर कत्ल का इल्ज़ाम है? नहीं, मैं उस शख्स की बात कर रहा हूँ जो इस केस में पसे पर्दा रहकर इस मुसीबत ज़दा औरत की मदद करना चाहता है। वो ठहरे हुए लहजे में बोले, जो बंदा आपकी भारी फीस और दीगर अदालती अखराजात का बोझ नहीं उठा सकता, 50% मेरी तंजीम मदद करेगी, 50% आपको ताउन करना होगा। उम्मीद है कि मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। कुछ मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा और पूछा, मुलजिमा का खैर ख्वाह वो शख्स खुद को छुपाकर क्यों रखना चाहता है? इसमें कई एक मसलहतें पोशीदा हैं, उन्होंने बताया। अगर मुश्किल में फंसी हुई इस औरत को पता चल गया कि वो बंदा भी इसकी खैर ख्वाही में लगा हुआ है तो इसकी मदद लेने से साफ इनकार कर देगी। इस तरह इस केस का सारा बोझ हम दोनों पर आ जाएगा, यानी मुझ पर और आप पर। और अगर मैं ये केस ही लेने से इनकार कर दूं तो? मैं जानता हूँ आप ऐसा नहीं करेंगे, वो बड़े एतमाद से बोले। मैं गहरी सांस खारिज करके रह गया और पूछा कि केस की तफसीलात क्या हैं। मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं जानता, उन्होंने कहा। आज अदालत से फारिग होने के बाद मेरे ऑफिस आ जाएं, मैं इस बंदे को भी बुला लेता हूँ, आमने सामने बैठकर बात हो जाएगी। यही ठीक रहेगा, मैंने कहा। इसके बाद हमारे दरमियान इख्तितामी कलामात का तबादला हुआ और मैंने अल्लाह हाफिज़ कहकर रिसीवर रख दिया। बदर मुनीर ने सादिया के जिस खैरखा का जिक्र किया था, इसका नाम काशिफ था। वो किसी टेक्सटाइल मिल में बतौर सुपरवाइज़र काम करता था। जब मैं बदर मुनीर के ऑफिस पहुंचा तो काशिफ पहले से वहां मौजूद था। इसकी उम्र 40 के आसपास रही होगी। वो दरमियाने कद और गंदमी रंगत का मालिक एक माइल बफर भी शख्स था। रस्मी अलग सलग के बाद मैंने इससे सवाल किया, काशिफ साहब, बदर साहब ने मुझे बताया है कि आप मंजर आम पर आए बगैर सादिया की मदद करना चाहते हैं। जी, यही हकीकत है, उसने रसान भरे लहजे में जवाब दिया। यह आपका कोई निजी मामला हो सकता है। अगर हालात आम होते तो मैं इस बारे में आपसे कुरेदने की कोशिश न करता, मैंने काशिफ के चेहरे पर निगाह जमा कर कहा। अगर यहाँ सिलसिला सादिया की जिंदगी और मौत का है और आप ही इसके खैरखा का किरदार भी अदा कर रहे हैं, इसलिए हर छोटी बड़ी बात मेरे इल्म में होना चाहिए। अंधेरे में रहकर अगर मैं अपनी मौकिला की कोई मदद नहीं कर सकूंगा, उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। जी बिल्कुल, वो सर को अस्बाती जुम्बिश देते हुए बोला। मैंने बुजुर्गों से सुन रखा है कि डॉक्टर और वकील से कोई बात पोशीदा नहीं रखना चाहिए, वरना खातिर खा फवायद हासिल नहीं किए जा सकते।
लिहाजा मैं आपको सब सच बताने में कोई हर्ज महसूस नहीं करता। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक बोझल सांस खारिज की, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, चंद साल पहले तक मैं सादिया का कुलीग हुआ करता था। हम दोनों एक दूसरे के बहुत नज़दीक थे और हमने शादी का फैसला कर लिया था। जब ये मामला मेरे घर वालों तक पहुंचा तो अम्मी ने फट्टा डाल दिया। वो मेरी शादी अपनी बहन की बेटी से करना चाहती थी। मुझे बताया गया कि अम्मी ने खाला को बाकायदा ज़बान दे रखी है। अबू भी पूरी तरह अम्मी की हिमायत कर रहे थे। अम्मी ने तो दो टोक अल्फाज में यहाँ तक कह दिया कि अगर मैंने उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के बारे में सोचा भी तो वो जहर खाकर अपनी जान दे देंगी। बस वकील साहब, मैं मजबूर हो गया। मैंने अपनी वालदा की खुशी और ख्वाहिश की खातिर सादिया को सब कुछ बता दिया। इसने मुझसे कोई शिकवा किया और न ही कोई शिकायत। इसने खुद को एक मुहिब और पुरअसरार खामोशी के अंदर कैद कर लिया। इसकी यह हालत मुझसे देखी नहीं जाती थी। इस सब के लिए मैं खुद को कसूरवार समझता था। जब एहसास नदामत हद से ज़्यादा बढ़ गया तो मैंने इस ऑफिस से नौकरी छोड़ दी और एक टेक्सटाइल मिल में काम करने लगा। खाला की बेटी नाजिया से मेरी शादी हो गई। मैं खुद को सादिया का मुजरिम समझता था, इसलिए मैंने अपने ज़राए से उसकी खबर रखी। मुझे पता चला कि उसने ज़िंदगी भर शादी न करने का फैसला कर लिया था। बहरहाल वक्त अपनी मखसूस रफ्तार से आगे बढ़ता रहा और अब मुझे पता चला है कि सादिया को अपनी छोटी बहन राबिया के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मेरे लिए एक नाकाबिले यकीन सी बात है। सादिया और किसी की जान ले, ये हो ही नहीं सकता। मैंने थोड़ी भागदौड़ करके ये मालूम कर लिया कि सादिया के केस में बदर साहब की फलाही तंजीम दिलचस्पी ले रही है। चुनाचे मैं इनसे आकर मिला और अब आपके सामने बैठा हूँ। मेरी जो भी माली हैसियत है, इसके अंदर रहते हुए मैं सादिया की मदद करना चाहता हूँ। ठीक हो गया। काशिफ के खामोश होने पर मैंने कहा, आपके जज्बात की मैं दिल से कदर करता हूँ। अदालत एक ऐसी जगह है जहाँ कदम कदम पर नोट खर्च होते हैं। माली मामलात के सिलसिले में आप बदर साहब से राब्ते में रहेंगे या आपको गाइड करते रहेंगे। मैं आपसे सिर्फ दूसरी नौयत के काम लेना चाहूँगा। उसने उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखा और बोला, मैं समझा नहीं वकील साहब। मैं समझाता हूँ, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। आप सादिया के नज़दीक रहे हैं, इसलिए इसके घरेलू हालात और ऑफिस के मामला से अच्छी तरह वाकिफ होंगे। लिहाजा मुझे इस केस के झेल में जो भी मालूमात दरकार होंगी वो आप फराहम करेंगे। ज़रूर, मैं हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ। वो मुस्तहकम लहजे में बोला, अगर मेरी किसी कोशिश के नतीजे में सादिया इस मुसीबत से निकल आए तो मुझे खुशी होगी। अगर इंसान की नीयत साफ और अमल की सिमत दुरुस्त हो तो अल्लाह ज़रूर मदद करता है। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं एक आध रोज़ में मुतालिका थाने जाकर सादिया से मुलाकात करूँगा। आप 2 दिन के बाद मेरे ऑफिस में आकर मुझसे मिलें, फिर मैं बताऊँगा कि आपको क्या करना है। इस दौरान मैं सादिया से बातचीत के अलावा केस के मुख्तलिफ ज़ावियों का भी जायज़ा लूँगा। तभी पता चल सकेगा कि मुझे सादिया के हवाले से किस किस्म की मालूमात दरकार होंगी। आपकी बात मेरी समझ में आ गई वकील साहब। वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोला, अगरचे आपके इल्म में आ चुका है कि मैं इस केस में बिल्कुल सामने नहीं आना चाहता, क्योंकि सादिया मुझे एक बेवफा और धोखेबाज इंसान समझती है। मैं चाहूँगा कि आप भी इसके सामने कभी मेरा जिक्र ना करें। अपने क्लाइंट्स के राज को हिफाजत से संभाल कर रखना मेरे पेशे का बुनियादी उसूल है काशिफ साहब। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, लेकिन अभी आपने सादिया के बारे में जो इजहार ख्याल किया है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। मेरा तजुर्बा इसके बिलक्स कुछ और कहता है। हम आपके तजुर्बे के बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे बेग साहब। बदर साहब ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, इससे हमारे इल्म में इजाफा होगा। आप उम्र और इल्म में मुझसे ज़्यादा हैं बदर साहब। मैंने कहा, तजुर्बा उम्र और इल्म का मोहताज नहीं होता। वो मायनाखेज लहजे में बोले, ये बात मैं वसूख से कह सकता हूँ कि सादिया आपको बेवफा या धोखेबाज नहीं समझती और इस केस के खात्मे पर मैं इसे साबित भी करके दिखा दूंगा। लड़कियों की नफ्सियात लड़कों की बनिस्बत बहुत पेचीदा होती है, खुसूसन मोहब्बत करने वाली लड़कियों की। जब वो किसी शख्स को अपना महबूब मान लेती हैं तो फिर उसके खिलाफ सोचने को भी बुरा तसव्वुर करती हैं। लगता है कि लड़कियों की मोहब्बत का आपको खासा वसी तजुर्बा है। बदर साहब ने मेरी चुटकी लेते हुए कहा, हर शे का तजुर्बा करना ज़रूरी नहीं होता मोहतरम। मैंने तुर्की बतुर्की कहा, अपने सीनियर्स के तजुर्बात से इस्तिफादा करने में भी कोई हर्ज नहीं है।
میرے اس جواب پر بدر منیر نے کہا لگایا، لیکن مزید کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ میں نے اپنا وزٹنگ کارڈ کاشف کو تھمایا اور ان دونوں کو اللہ حافظ کہہ کر اپنے آفس کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس روز آفس میں زیادہ کام نہیں تھا، چنانچہ میں وقت سے پہلے اٹھ گیا اور گھر جانے سے پہلے میں سعدیہ سے ملنے متعلقہ تھانے پہنچ گیا۔ پولیس ریمانڈ پر کسی ملزم سے ملاقات کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ بھی طے ہے کہ کام چاہے کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو، انسان اسے سہل بنانے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لیتا ہے۔ میں نے بھی اپنا ایک آزمودہ ہتھ کنڈا آزمایا اور سیدھا حوالات میں بند اس کیس کی ملزمہ سعدیہ کے پاس پہنچ گیا۔ سعدیہ کی عمر 35 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ بھرے بھرے بدن کی مالک ایک دراز قامت اور خوبصورت عورت تھی۔ اس نے نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ جب میں اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تو اس نے مجھے چونک کر دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری آمد سے قبل وہ لاک اپ کی ٹھنڈی ٹھار دیوار سے ٹیک لگائے چپ چاپ سامنے والی دیوار کو گھور رہی تھی۔ میرا نام مرزا امجد بیگ ہے، میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ اس کیس میں نے آپ کے وکیل کا کردار ادا کرنا ہے۔ میں اسی صورت میں آپ کی وکالت کر کے آپ کو باعزت رہا کرا پاؤں گا جب آپ میرے ہر سوال کا درست جواب دیں گی سعدیہ صاحبہ۔ میرے آخری الفاظ نے، خصوصاً لفظ صاحبہ نے، اس پر خوشگوار اثرات مرتب کیے، تاہم وہ حیرت بھرے انداز میں بولی، مگر میں نے تو آپ کو اپنا وکیل مقرر نہیں کیا، میں تو آپ کو جانتی تک نہیں۔ بجا فرمایا آپ نے، یہ ہماری پہلی ملاقات ہے، آج سے میں آپ کے لیے انجان نہیں رہا۔ میں نے رسان بھرے لہجے میں کہا، میں اپنا تعارف تو کرا ہی چکا ہوں، اب یہ بھی بتا دوں کہ آپ کا یہ کیس ایک فلاحی تنظیم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور انہوں نے ہی مجھے آپ کا وکیل مقرر کیا ہے۔ آپ پہلے ضروری کاغذات پر دستخط کر دیں، باقی باتیں بعد میں۔ اس کے بعد میں نے اپنا بریف کیس میں سے درخواست ضمانت، وکالت نامہ اور دیگر چند اہم کاغذات نکال کر ان پر ملزمہ سعدیہ کے سائن کروائے اور ان کو کاغذات کو بریف کیس میں رکھا اور اس سے سوال جواب میں مصروف ہو گیا۔ لگ بھگ آدھا گھنٹہ ہمارے درمیان بات چیت کا عمل جاری رہا، جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ بے گناہ تھی۔ اس کی سنائی ہوئی کہانی میں بعض ایسے مقامات تھے جہاں وہ بے قصور نظر آتی تھی۔ میں نے اسے ریمانڈ کے دوران میں پولیس کی تفتیشی سختیوں سے بچنے کے چند مجرب نسخے بتائے اور خاصی صحت مند تسلی دینے کے بعد وہاں سے واپس آ گیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو سعدیہ سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں مختصراً بتانا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ آپ اس کیس کے پس منظر سے اچھی طرح آگاہ ہو جائیں اور دوران سماعت میں آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ جاوید فاروقی ایک عام انسان تھا، مگر نیک نامی اس کی شخصیت کا نمایاں جز تھی۔ اس نے ساری زندگی رزق حلال کمانے اور اپنی فیملی کو کھلانے میں گزار دی تھی۔ اس واقعے سے 5 سال پہلے جاوید فاروقی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی 2 ہی بیٹیاں تھیں، سعدیہ اور رابعہ۔ سعدیہ نے اپنا گریجویشن مکمل کرنے کے بعد خان برادرز نامی ایک ٹریڈنگ کمپنی میں جاب کر لی تھی۔ رابعہ کا کبھی بھی پڑھائی میں دل نہیں لگا تھا، اس لیے وہ ہزار کوشش کے باوجود بھی میٹرک سے آگے نہیں پڑھ پائی تھی۔ سعدیہ نے اپنے باپ کی زندگی ہی میں ملازمت شروع کر دی تھی۔ وہ رابعہ سے 10 سال بڑی تھی اور اپنے بوڑھے باپ کو مزید محنت کرتے نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے اس کے اندر احساس ذمہ داری کچھ زیادہ ہی تھا۔ 1-2 سال کے اندر ہی اس نے گھر کی معاشیات کو سنبھال لیا تھا۔ خان برادرز بنیادی طور پر ایک ٹریڈنگ کمپنی تھی۔ اس کا آفس II چندری گڑھ روڈ پر تھا۔ وہ لوگ خوردنی تیل اور مختلف قسم کی دالیں اور چنے وغیرہ امپورٹ کیا کرتے تھے۔ باپ کے انتقال کے بعد سعدیہ کی ذمہ داریوں میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ باقی تو ہر معاملے سے نمٹنا سیکھ گئی تھی، لیکن رابعہ اس کے قابو میں نہیں آ کر دے رہی تھی۔ سعدیہ کی خواہش تھی کہ کسی طرح رابعہ گریجویشن کر لے تاکہ اسے اچھی جاب مل جائے، مگر بمشکل میٹرک کرنے کے بعد اس نے پڑھائی ہی سے توبہ کر لی تھی۔ رابعہ کو راہ راست پر لانے کی کوششیں جاری ہی تھیں کہ 1 سال قبل ان کی والدہ عالیہ بیگم بھی چل بسیں۔ ماں گھر میں موجود تھی تو سعدیہ کو رابعہ کی زیادہ فکر نہیں تھی اور وہ اطمینان سے اپنی دفتری ذمہ داریوں پر دھیان دے پاتی تھی، مگر اب معاملہ خاصا تشویشناک ہو گیا تھا اور اس گھمبیرتا کا سبب رابعہ کا چال چلن تھا۔ سعدیہ کے کان تک جو خبریں پہنچی تھیں وہ خاصی فکر انگیز تھیں۔ سعدیہ ایک متحمل مزاج اور بردبار لڑکی تھی۔ اس نے پیار، محبت اور سنجیدگی کے ساتھ
अपनी छोटी बहन को समझाने की हद्दुल इम्कान कोशिश की, मगर कोई मुस्बित नतीजा बरामद न हो सका। किसी बेहतरी की सूरत तो उस वक्त दिखाई देती जब राबिया अपनी गलती तस्लीम करती। ये मुमकिन नहीं था कि वो रोजाना सुबह ऑफिस जाते हुए राबिया को घर के अंदर लॉक कर जाती। राबिया के इशू ने सादिया की भूख, प्यास और सुख चैन छीन लिया था। वालिदैन अब सब पर मौजूद नहीं थे। अच्छी बुरी हर जिम्मेदारी सादिया ही के कंधों पर थी। वो नहीं चाहती थी कि बाप की बनाई हुई इज्जत खाक में मिल जाए, इसीलिए वो सोते जागते बस राबिया के लिए फिक्रमंद रहने लगी थी। और राबिया, उसे तो जैसे किसी शय की परवाह ही नहीं थी। वो अपनी ही धुन में खुद को बर्बाद करने पर तुली हुई थी। कबल इसके कि सादिया इस मसले का कोई मौसर हल निकाल पाती, राबिया को मौत के घाट उतार दिया गया था और सादिया इसके कत्ल के इल्जाम में धर ली गई थी। सादिया ने तो पुलिस को अपनी बहन के कत्ल के बारे में बताया था और पुलिस ने इस वाक़ये की रिपोर्ट भी दर्ज कर ली थी, मगर आइंदा रोज सादिया ही को अपनी छोटी बहन के कातिल की हैसियत से गिरफ्तार कर लिया गया था। इस हैरत अंगेज ड्रामाई तब्दीली के पीछे सादिया के मामू तुफैल का हाथ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक राबिया की मौत 29 दिसंबर की दोपहर 4 और 5 बजे के दरमियान वाक़या हुई थी। एक तेज धार छुरी की मदद से उसकी गर्दन काट कर उसे फना के घाट उतार दिया गया था। ये अंधोनाक वाक़या घर के अंदर ही पेश आया था। आला कत्ल बखून आलूद छुरी राबिया की लाश के करीब ही पड़ी मिली थी और इस छुरी के दस्ते पर सादिया के फिंगरप्रिंट्स मिले थे। सादिया की गिरफ्तारी के असबाब में से एक के फिंगरप्रिंट भी थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ ही केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट भी मुंसलिक थी और इस रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ था कि अपनी मौत के वक्त राबिया किसी नशीली दवा के ज़ेर असर थी। इसके मैदे के लेबोरेटरी टेस्ट से पता चला था कि मौत से पहले इसने भारी मिकदार में कोई ख्वाब आवर दवा ली थी। इन दोनों रिपोर्ट्स की मिली भगत ने पुलिस के लिए काफ़ी आसानी पैदा कर दी थी। इनके तैयार करदा चालान की हेडलाइन कुछ इस तरह थी: मुलजिमा सादिया ने कोई नशे आवर शे खिलाकर पहले अपनी छोटी बहन को बेहोश किया, फिर इसकी शहरक पर घरेलू तेज धार छुरी चलाकर उसे मौत की नींद सुला दिया। इसकी बदबख्ती कि छुरी के हैंडल पर से अपनी उंगलियों के निशानात साफ किए बगैर ही रिपोर्ट दर्ज करा डाली। इस कत्ल के मुहर्रिकात के ज़ेल में पुलिस ने कई एक सफ़ात सियाह किए थे, जिनमें से ज़्यादातर वाहियात और शर्मनाक थे। बहरहाल कत्ल की ये सीधी सादी वारदात एक सनसनीखेज वाक़या बनकर रह गई थी। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, राबिया की मौत 29 दिसंबर की दोपहर में वाक़या हुई थी और सादिया की गिरफ्तारी 30 दिसंबर को अमल में आई। अगले रोज़ यानी 31 दिसंबर की सुबह सादिया को अदालत में पेश करके इसका 7 रोज़ा रिमांड हासिल कर लिया गया था। रिमांड की मुद्दत पूरी होने के बाद पुलिस ने इस केस का चालान अदालत में पेश कर दिया। इस मौके पर मैंने अपनी मौक्किला और इस केस की मुलजिमा सादिया की जमानत कराने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन मुझे इस मकसद में कामयाबी हासिल नहीं हो पाई थी। अदालत ने मुलजिमा को जुडिशनल रिमांड पर जेल भेज दिया था। कोर्ट रूम कमराए अदालत पूरी तरह आबाद था। जज कुर्सी इंसाफ पर बराए जमान हो चुका तो कार्रवाई का आगाज हुआ। एक्यूज बॉक्स में मुलजिमा सादिया सर झुकाए खामोश खड़ी थी। विटनेस बॉक्स सरदस्त खाली था। वकील इस्तगासा और इंक्वायरी ऑफिसर भी अपनी पोजीशन संभाले मुस्तैद खड़े थे। जज की आमद से कबल कोर्ट रूम में मौजूद अफराद में से बातचीत का अमल जारी था, लेकिन अब इस कमरे में सन्नाटे का राज था। इस सनसनीखेज खामोशी को जज की भारी भरकम और रौबदार आवाज ने तोड़ा। इसने मुलजिमा को मुखातिब करते हुए फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। जवाब में मेरी मौक्कला ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। ये कोर्ट रूम का एक अमूमी रवैया है। ऐसा शाज़ व नादिर ही देखने में आता है कि किसी मुलजिम को उसकी चार्जशीट से आगाह किया जाए और वो गर्दन झुकाकर फर्माबरदार बच्चों की मानिंद अपना जुर्म कबूल करते हुए सजा पाने के लिए तैयार नजर आए। बाज़ बेगुनाह मुलजिम रिमांड की मुद्दत के दौरान में पुलिस के गैर इंसानी सलूक से बचने के लिए इकबाल जुर्म कर लेते हैं, मगर अदालत में हाजिर होते ही वो सच्चाई बयान कर देते हैं। अदालत इन्हें इसका हक भी देती है, इसलिए पुलिस की तहवील में रिकॉर्ड किए गए मुलजिम के बयान को कोर्ट रूम में कोई अहमियत नहीं दी जाती। अदालत मुलजिम के इसी बयान को अपनी याददाश्त में महफूज रखती है, जो वो सच बोलने का हलफ उठाने के बाद कमरा अदालत में रिकॉर्ड कराता है। मुलजिमा सादिया का बयान हल्फी रिकॉर्ड हो चुका तो जज ने वकील इस्तगासा की जानिब देखते हुए कहा,
प्रोसिक्यूशन, कार्रवाई शुरू की जाए। इस्तग़ासा की जानिब से 8 गवाहों की फहरिस्त दायर की गई थी। मैंने इन्हें अपने हिसाब से फर्दन फर्दन चेक कर लिया था। इनमें मेरे काम के 2-3 ही थे। मेरे अपने गवाहों की तादाद भी इससे ज़्यादा नहीं थी। जज की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिलते ही वकील इस्तग़ासा इस मेज़ की जानिब बढ़ गया जहां आला कत्ल किचन में इस्तेमाल होने वाली वो खून आलूद छुरी सेलोफीन बैग में पैक रखी हुई थी। वकील इस्तग़ासा मज़कूरा बैग को उठाकर एक्यूज बॉक्स के नज़दीक आ गया। क्या तुम इस छुरी को पहचानती हो? वो सेलोफीन बैग को मुल्ज़िमा की आंखों के सामने झुलाते हुए पूछने लगा। जी, मुल्ज़िमा ने इस बात में जवाब दिया। यह हमारी किचन में इस्तेमाल होने वाली छुरी है। आपके घर में मौजूद किसी भी शय पर अफराद खाना की उंगलियों के निशानात का पाया जाना कोई अचंभे की बात नहीं है। वकील इस्तग़ासा ने मुल्ज़िमा की आंखों में देखते हुए कहा, मगर इस छुरी की मदद से मकतूला राबिया का गला काटा गया है और उसके हैंडल पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स पाए गए हैं। तुम अपनी छोटी बहन की मौत की जिम्मेदार हो। नहीं, मैंने राबिया की जान नहीं ली, मुल्ज़िमा ने मजबूत लहजे में कहा। मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? वो मेरी जिंदगी का सहारा थी, मेरी सगी बहन थी। तुम भला ऐसा क्यों करोगी? वकील इस्तग़ासा ने तंज़िया लहजे में कहा, जबकि तुम्हारे पास इस मासूम को अपने रास्ते से हटाने की कई वजूहात थीं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मैंने बआवाज़ बुलंद कहा। मुल्ज़िमा की छोटी बहन का कत्ल हुआ। वो इस वारदात की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने जाती है। रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है, लेकिन अगले रोज़ उसे ही अपनी बहन के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है, और वो भी घर से बाहर के किसी शख्स के कहने पर। ये बेचारी मकतूला की सफ़े मातम से उठकर हवालात में चली जाती है। और अब इट इज़ टू मच योर ऑनर। अदालत इंसानी जज्बात और एहसासात की रोशनी में फैसले नहीं करती मेरे फाजिल दोस्त, वकील इस्तग़ासा ने मानदाना नज़र से मुझे देखते हुए कहा। मुजरिम कानून की नज़र में किसी रू रियायत का मुस्तहिक नहीं होता, लिहाजा अदालत के कमरे में रोज़ाना ऐसे मनाजिर देखने को मिलते हैं, और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। और जहाँ तक मुल्ज़िमा का ताल्लुक है अपनी बहन के कातिल होने का, उसने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ करके एक लंबी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए बोला, इसकी एक से ज़्यादा ठोस वजूहात हैं। इस्तग़ासा के पास जिनका चार्ज शीट के अंदर तरतीबवार जिक्र किया गया है, ये आपने इस केस की फाइल को गौर से शायद पढ़ा नहीं है। कोई बात नहीं, होता है ऐसा। आप खातिर जमा रखें, घोड़ा भी यही है और मैदान जंग भी यही है। वकील सरकार कुछ ज़्यादा ही फुदक रहा था, ताहम मुझे उसका ये अंदाज पसंद आया। मेरा तजुर्बा है कि मद्दे मुकाबिल जितना ज़्यादा शार्प हो, इससे फाइट में उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है। वैसे भी सुस्तुल वजूद जानवरों का शिकार कोई शिकार होता है। फुदकने वाले और तवील कलांचे भरने वाले जानवरों को दौड़ा दौड़ा कर घेरने और घेर कर काबू करने का अपना एक अलग ही लुत्फ है। डिफेंस, आप कुछ कहना चाहेंगे? जज ने मुझसे पूछा। फिलहाल कुछ नहीं जनाब अली, मैंने मुतदिल लहजे में कहा। मैं अपने फाजिल दोस्त के इस फलसफे से मुत्तफिक हूँ कि ये रहा मैदान और ये रहा घोड़ा। प्रोसिक्यूशन, प्रोसीड फर्दर, जज ने वकील इस्तग़ासा की तरफ देखते हुए कहा। क्या तुम इस बात से इनकार करती हो कि राबिया की मौत के बाद तुम अपने घर की बिला शिरकत गैर अकेली मालिक हो? वकील इस्तग़ासा ने अपनी तोपों का रुख दोबारा मेरी मौकिला सादिया की जानिब करते हुए सवाल किया। आप वकील हैं, मुल्ज़िमा ने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया। कानून विरासत को मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। जानता हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ, वकील इस्तग़ासा एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला। तुमने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। एक शिकार ने तुम्हारे नाआसूदा जज्बात को तस्कीन पहुँचाई और दूसरा शिकार तुम्हें जायदाद से नवाजने वाला था कि बदकिस्मती से तुम पुलिस के हत्थे चढ़ गईं और तुम्हारा ये ख्वाब चकनाचूर होने के करीब है। क्या कानून की ज़गीम किताबों में सर खपाने की वजह से सलीस उर्दू आपके हाफ़ज़े को अल्लाह हाफ़िज़ कहकर कहीं जा चुकी है, या आप दीदा और दानिस्ता चक्करदार बातें कर रहे हैं? मुल्ज़िमा ने कमाली जुर्रत का मुज़ाहरा करते हुए वकील इस्तग़ासा से पूछा। यकीन जाने वकील साहब, आपकी एक बात भी मेरे पल्ले नहीं पड़ी। अपना एतराज़ मुकम्मल करने के बाद मेरी मौकिला ने फरियादी नज़र से जज की तरफ देखा। जज ने वकील इस्तग़ासा से कहा, वकील साहब, आप अपने सवाल को आसान और आम फहम अल्फाज में
मुलजिमा के सामने दोहराएं ताकि वो मुनासिब जवाब दे सके। और राइट योर ऑनर, वकील इस्तगासा ने सर की ताज़ीमी जुम्बिश से कहा। फिर वो मुलजिमा की तरफ मुड़ा और खासी जारहाना अंदाज में इस्तफसार किया। मैं मोअज़्ज़िज़ अदालत के इल्म में लाना चाहता हूँ कि तुम जिस ऑफिस में काम करती हो, मतलब काम करती थीं, वहाँ किसी कुलीग से तुम्हारी मोहब्बत का मामला चला था, लेकिन बदकिस्मती से इस कुलीग ने तुम्हें ठुकराकर अपनी कज़न से शादी कर ली थी। इस वाक़ये ने तुम्हारे दिलो दिमाग में दुनिया के तमाम मर्दों के खिलाफ नफरत भर दी थी और तुमने सारी ज़िंदगी शादी न करने की कसम खा ली थी। लिहाजा उसने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ करके तमस्खुराना नज़र से मुझे देखा, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, लिहाजा जब मकतूला को इमरान नामी एक शख्स से मोहब्बत हुई और इनका मामला तुम तक पहुंचा, तो तुम्हारे तन बदन में एक आग सी लग गई। तुमने चंद साल पहले मोहब्बत में धोखा खाया था, चुनाचे तुमसे ये बर्दाश्त न हुआ कि तुम्हारी छोटी बहन इस मकसद में कामयाब हो। सो पहले तुमने मकतूला को प्यार दुलार से मोहब्बत के मुज़मिरात से डराने की कोशिश की, लेकिन वो तुम्हारी बात सुनने को तैयार न हुई। मानना तो बहुत दूर का मामला था। मकतूला इमरान के इश्क में पागल थी। उसका जुनून देखते हुए तुम्हें अंदाज़ा हो गया कि वो इमरान से शादी किए बगैर चैन से नहीं बैठेगी। मकतूला की जीत में तुम्हारी हार थी। अगर मकतूला की शादी हो जाती तो जिस घर में तुम रहती हो इसका बंटवारा लाजमी ठहरता। मज़कूरा घर की कीमत का निस्फ मकतूला का विरासती हक था। तुम इस हक से इनकार नहीं कर सकती थीं। इस गंभीर सूरत हाल में तुम्हें एक ही रास्ता दिखाई दिया, मकतूला को अपने सामने से हमेशा के लिए हटाने का रास्ता। इससे तुम्हारी मजरूआना की भी तसल्ली हुई और पूरे का पूरा घर भी तुम्हारे कब्जे में रहता। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात अच्छे से तुम्हारी समझ में बैठ गई होगी। आपकी इस तकरीर में कोई सच्चाई नहीं है, मुलजिमा ने दो टोक अंदाज में कहा। यह आपने इब्तिदाई किसी पेशी पर फरमाया था कि अदालत खोखली बातों पर नहीं बल्कि ठोस सबूत और ऐनी शवाहिद को मानती है। कुछ याद आया? आपने मेरी जमानत रुकवाने के ज़ेल में ऐसी बात की थी? मुझे अच्छी तरह याद है, वकील इस्तगासा मुलजिमा को घूरते हुए बोला, और यही हकीकत भी है। तो फिर आप मुझे घूरने में अदालत का कीमती वक्त बर्बाद न करें। वो तुर्की बोली, आपने थोड़ी देर पहले मेरी ज़ात से मंसूब करके जो खोखली बातें की हैं, इन्हें साबित भी करके दिखाएं। एक लम्हे को मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बदर मुनीर साहब ने सादिया के लिए एक वकील का बंदोबस्त करके गलती की है। इस अल्लाह की बंदी को किसी वकील सफाई की ज़रूरत ही नहीं थी। वो बड़े पुरएतमाद अंदाज में अपना दिफा खुद ही कर रही थी। इसकी पुरहिम्मत कारकर्दगी ने मुझे मुतासिर किया, लेकिन मैं इसे बेमहार नहीं छोड़ सकता था। मैंने सोच लिया कि इस पेशी के इख्तिताम पर मैं इसे ज़रूरी और खुसूसी हिदायत दूंगा। मैं नहीं चाहता था कि वो ज़ोर खिताबत और जोश जुनू में कोई ऐसी गलती कर बैठे जिसे सुधारना मेरे लिए नामुमकिन हो जाए। सादिया चाहे कितनी भी बहादुर क्यों न हो, इस केस की हद तक बहरकैफ वो मेरी जिम्मेदारी थी। मुझे हर कीमत पर इस केस को जीतना था, और ये इसी वक्त मुमकिन था जब इस उड़ान के पायलट रूम में सादिया नहीं मैं मौजूद हूँ। जनाब अली, वकील इस्तगासा ने मुलजिमा के चैलेंज के जवाब में जज की जाने मुड़ते हुए बावाज़े बुलंद कहा, मैं इस्तगासा के गवाह और मुलजिमा के मामू तुफैल अंसारी को गवाही के लिए पेश करना चाहूँगा। जज ने सपाट आवाज़ में कहा, परमिशन ग्रांटेड। तुफैल नामी इस्तगासा का गवाह कोर्ट रूम में मौजूद था। वकील इस्तगासा के इशारे पर वो अपनी जगह से उठा और विटनेस बॉक्स में आकर खड़ा हो गया। तुफैल की उम्र 60 से ज़्यादा थी। वो आम सी शक्ल सूरत का मालिक, एक दरमियाने कद और दुबला पतला शख्स था। उसने अपनी आंखों पर धूप का चश्मा लगा रखा था। इस अरसे में काशिफ ने मुझे मेरी मतलूबा मालूमात फराहम कर दी थी। वो सादिया के ऑफिस और घर के मामला से तो अच्छी तरह आगाह था ही, लेकिन केस के तफसीली जायजे के बाद मेरी फरमाइश में तोसी करना पड़ी थी। लिहाजा काशिफ को सादिया के मामू तुफैल अंसारी और इस्तगासा के दीगर गवाहों के बारे में तहकीक करना पड़ी थी, और इस मकसद की खातिर उसने फैक्ट्री से चंद रोज़ की छुट्टी ले ली थी। इसकी संजीदगी और लगाव से साफ जाहिर होता था कि वो सादिया के लिए अपने दिल में अब भी मोहब्बत, हमदर्दी, खुलूस, अपनायत के जज्बात रखता था। तुफैल अंसारी का हल्फिया बयान रिकॉर्ड हो चुका तो वकील इस्तगासा विटनेस बॉक्स के नज़दीक चला गया और मुलजिमा की जानिब इशारा करते हुए अपने गवाह से पूछा, आप मुलजिमा के बारे में क्या राय रखते हैं? मुअज़्ज़िज़ अदालत की नज़र में आपकी राय की बहुत अहमियत है, क्योंकि आप इस दुनिया में मुलजिमा के वाहिद अजीज़ हैं और इससे आपका बहुत करीबी रिश्ता भी है। बस
इतना ही कहूँगा। वो मुल्जिमा की जानिब देखे बगैर नफरत भरे लहजे में बोला, इस लड़की को अपनी भांजी कहते हुए मुझे शर्म महसूस हो रही है। ऐसी क्या बात है तुफैल साहब? वकील इस्तगासा ने मसनूई हैरत का इजहार करते हुए कहा, यह अदालत आपकी नफरत का सबब जानना चाहती है। क्या ये सबब काफ़ी नहीं है कि इस संगदिल ने जायदाद और अना की खातिर अपनी सगी छोटी बहन को मौत के घाट उतार दिया? वो जहरखंद लहजे में बोला, यह हमेशा ही से सरकश, जिद्दी, बददिमाग, हासिद और अपनी अना की असीर है। मोहब्बत में मिलने वाली नाकामी ने इसे और भी खतरनाक बना दिया है। राबिया मर्डर केस तो इस वक्त अदालत में जेर समाअत है, जिसका बहुत जल्द फैसला भी हो जाएगा। वकील इस्तगासा ने जिरह के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, आप जरा मुल्जिमा की इन मनफी खुसूसियात पर रोशनी डालें जिनका आपने आखिर में जिक्र किया है, जैसा कि सरकश, जिद्दी, बददिमाग, हासिद, अना की असीर वगैरह वगैरह। मेरा बहनोई जावेद फारूकी, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, बहुत ही सीधा और भला इंसान था। जब मुल्जिमा ने अपनी तालीम मुकम्मल की तो फारूकी ने उसकी शादी का फैसला कर लिया, मगर ये नौकरी करने के लिए बज़िद थी। इसका बाप लड़कियों की जॉब के खिलाफ था और मैं समझता हूँ इस मामले में फारूकी 16 आने दुरुस्त था। ये ना जॉब पर जाती और ना इसका दिमाग ख़राब होता और ना ही ये इश्क का मर्ज लगाती, क्योंकि ये मर्ज इसे ऑफिस ही से लगा था। ये तो अच्छा हुआ कि इसकी इश्क कथा से पहले ही फारूकी ने इस दुनिया से पर्दा कर लिया। वो इसकी जॉब ही से बहुत अजियत में था। इसे अगर चंद साल और ज़िंदगी मिल जाती तो अल्लाह जाने बेटी के कारनामे देखकर उसका क्या हशर होता। वो चंद सेकंड के लिए रुका, 2-4 गहरी सांसें लीं, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बोला, और जहाँ तक अपनी छोटी बहन से इसकी नफरत का मामला है तो मेरे पास इस बात का पक्का सबूत है कि मुल्जिमा को जब ये पता चला था कि मकतूला किसी लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई है और वो इस लड़के से शादी करना चाहती है, तब से मुल्जिमा के कान खड़े हो गए थे। इस दिन के बाद से मुल्जिमा मकतूला की मुखालफत में सोचने लगी थी। वो किसी भी कीमत पर इस घर को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। पहले इसने मकतूला को उसके महबूब के खिलाफ भड़काकर इस लड़के से किता ताल्लुक़ करने की हिदायत की, लेकिन मकतूला पर इसकी नसीहत का बिल्कुल असर नहीं हुआ, बल्कि इसका जोश मोहब्बत जुनून में बदल गया। चुनाचे शिकस्त फाश के तसव्वुर ने मुल्जिमा को एक इंतहाई संगीन कदम उठाने पर मजबूर कर दिया और इसने बड़ी सफाई से इस केस से निकली ही जा रही थी। वो तो मैं बीच में आ गया और जब मैंने पुलिस को मुल्जिमा की असलियत के बारे में बताया तो उन्होंने फ़ौरन इसे गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। इसके बाद कड़ी से कड़ी मिलती चली गई और अब ये शकीउल क़ल्ब और शफ़ाक़ लड़की अपने हसरतनाक अंजाम को पहुँचने वाली है। बात के अख्तिताम पर इस्तग़ासा का मुअज़्ज़िज़ और मोमर गवाह अपनी बेतरतीब सांसों को सुलझाने में मसरूफ़ हो गया। ये अंदाज़ा लगाना आसान नहीं था कि तुफ़ैल अंसारी की ये हालत इसकी उम्र का फितरी तकाज़ा थी या किसी तरह का ज़मीरी बोझ। वकील इस्तग़ासा की खुरदुरी आवाज़ मेरी समाज से टकराई। योर विटनेस प्लीज़। तुफ़ैल साहब, मैंने इस्तग़ासा के गवाह को मुखातिब करते हुए कहा, अदालत के कमरे का दर्जाए हरारत खासा खुशगवार है और एक ज़रा सी धूप भी नहीं है। आप चाहें तो अपने सन ग्लासेस उतार कर इत्मीनान से मेरे सवालात के जवाबात दे सकते हैं। मैंने ये चश्मा धूप या गर्मी की वजह से नहीं लगा रखा, वो बरहमी लहजे में बोला। दरअसल मेरी आंखों में मोतिया उतर आया है, इसलिए एहतियात कर रहा हूँ। सिर्फ आंखों ही की नहीं, आपको और भी कई चीज़ों के हवाले से बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। मैंने मायना खेज अंदाज में कहा, जब इंसान कब्र में टांगे डाले बैठा हो तो आंखों का मोतिया और पेट की आंख किसी वक्त भी उतर सकती है। मुझे सख्त एतराज़ है जनाब अली, वकील इस्तग़ासा ने एहतजाजी लहजे में कहा। डिफेंस इस्तग़ासा के मुअज़्ज़िज़ गवाह की उम्र रसीदगी का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अदालत ऐसे ज़ाती हमलों की इजाज़त नहीं दे सकती। जब मेरी मौक्किला और इस केस की मुल्जिमा सादिया फारूकी के माजी को कुरेदते हुए इसके किसी माशके का जिक्र करके इस्तग़ासा इसकी नाकाम मोहब्बत को कड़ी तनकीद की निशाना बना रहा था, तो दर हकीकत वो था ज़ाती हमला और किरदार कुशी। मैंने वकील इस्तग़ासा के एतराज़ का मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा,
باقی جہاں تک استغاثہ کے گواہ کے حوالے سے میرے ریمارکس کی بات ہے تو موصوف اس وقت 70 کے ہندسے کو چھونے ہی والے ہیں۔ اس عمر میں انسان کے منہ میں دانت اور پیٹ میں آنت سلامت نہیں رہتی۔ اس ایج گروپ کے افراد کے لیے عموماً یہی کہا جاتا ہے بڈھا قبر میں ٹانگیں پھیلائے بیٹھا ہے۔ اس لحاظ سے میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا جس سے عدالت کا ماحول خراب ہوتا ہو۔ آبجیکشن اوور رولڈ۔ جج نے میری طرف دیکھتے ہوئے حتمی لہجے میں کہا، بیگ صاحب پلیز کنٹینیو۔ کیا یہ درست ہے کہ ملزمہ کا اس دنیا میں آپ کے سوا اور کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے؟ میں نے گواہ سے پوچھا۔ عالیہ بیگم میری اکلوتی بہن تھی اور جاوید فاروقی بھی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہی تھا، اس نے جواب دیا۔ سعدیہ اور رابعہ کا بھی کوئی بہن بھائی نہیں ہے اور اب تو رابعہ بھی اس جہان سے اٹھ چکی ہے۔ اس تناظر میں سعدیہ اور میں ایک دوسرے کے اکلوتے ماموں بھانجی ہیں۔ آپ اپنی بدنیتی کی روشنی میں مزید اکلوتا ہونے کے خواب دیکھ رہے ہیں، میں نے تنزیہ لہجے میں کہا، کیونکہ آپ کی سوچ بلکہ خواہش کے مطابق ملزمہ کو سزائے موت سنا دی جائے گی۔ بہرحال رشتہ داریوں کی یہ تفصیل میرے علم میں تھی جس کی آپ نے معزز عدالت کے روبرو تصدیق کر دی ہے۔ تھینکس۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غصیلے لہجے میں بولا، ایک خونی کو اس کے کیے کی سزا نہیں ملنا چاہیے؟ ہر ملزم کو اس پر عائد الزام ثابت ہو جانے کے بعد ضرور سزا ملنا چاہیے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ یہی قانون کا تقاضا بھی ہے۔ میں اس کی آنکھوں کو نہیں دیکھ پا رہا تھا، تاہم چہرے کے تاثرات سے میں نے بخوبی اندازہ لگا لیا کہ اس کے اندر بے چینی کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ آپ نے میری موکلہ کے لیے گھمنڈی، بددماغ، انا پرست، حاسد اور پتہ نہیں کیسے کیسے لفظ استعمال کیے ہیں۔ یہ آپ کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، لہٰذا میں آپ کے کہے پر تنقید کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ میں صرف یہ جاننا چاہوں گا، بلکہ عدالت یہ جاننا چاہتی ہے کہ آپ اپنے بہنوئی جاوید فاروقی کے جنازے میں شریک کیوں نہیں تھے؟ آبجیکشن یور آنر۔ وکیل استغاثہ نے عجیب سے لہجے میں کہا، اس وقت عدالت میں رابعہ مرڈر کیس کی سماعت جاری ہے اور میرے فاضل دوست استغاثہ کے گواہ سے غیر متعلقہ سوالات پوچھ کر عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں، انہیں ایسی حرکتوں سے روکا جائے۔ بیگ صاحب، آپ کے سوال کا زیر سماعت کیس سے کوئی لنک نکلتا ہے؟ وکیل استغاثہ کی فریاد کے جواب میں جج نے مجھ سے پوچھا۔ بہت گہرا لنک نکلتا ہے جناب عالی، میں نے روئے سخن جج کی جانب کرتے ہوئے جواب دیا۔ گواہ کی نظر میں ملزمہ کا مرحوم باپ جاوید فاروقی بہت ہی سیدھا اور ایک بھلا انسان تھا۔ تھوڑی دیر پہلے وکیل سرکار کے ایک سوال کے جواب میں گواہ نے اپنے اکلوتے بہنوئی کے لیے دعائے مغفرت بھی فرمائی ہے۔ ایسے عظیم شخص کی نماز جنازہ میں اکلوتے سالے صاحب کا شرکت نہ کرنا معنی خیز ہی نہیں بلکہ تشویشناک بھی ہے۔ اور تو اور گواہ طفیل انصاری نے تو سال بھر پہلے اپنی سگی اور اکلوتی بہن عالیہ بیگم کے جنازے میں بھی شرکت نہیں کی تھی، لیکن اب میں اس ذیل میں استغاثہ کے گواہ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ میرا مقصد صرف عدالت کے علم میں یہ لانا تھا کہ گواہ کا اپنی بہن بہنوئی مقتولہ اور ملزمہ سے کسی قسم کا میل جول نہیں تھا۔ اب اچانک ان کے دل میں مقتولہ رابعہ کی جو محبت جاگی ہے اور وہ اس کے قتل کے الزام میں میری موکلہ کو سزائے موت دلوانے کے لیے اتنے بے چین اور سرگرم دکھائی دے رہے ہیں، تو اس کے پیچھے ان کا ایک خاص مقصد چھپا ہوا ہے جس کا ذکر میں مناسب موقع پر کروں گا۔ ہو سکتا ہے وہ موقع آج کی عدالتی کارروائی ہی میں نکل آئے۔ بیگ صاحب پلیز پروسیڈ فردر، جج نے مجھے گرین سگنل دیتے ہوئے کہا۔ طفیل صاحب، میں استغاثہ کے گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے اپنے وکیل کے سوال کے جواب میں معزز عدالت کو بتایا ہے کہ مرحوم جاوید فاروقی ملزمہ کی جاب کے خلاف تھا کیونکہ لڑکیوں کا ملازمت کرنا اسے پسند نہیں تھا، اور آپ بھی ایسے ہی خیالات کے مالک ہیں، خیر سے؟ جی بالکل، وقار سے مضبوط لہجے میں بولا۔ میں اسے بےغیرتی سمجھتا ہوں، اگر سعدیہ گھر سے نہ نکلتی تو… اسٹاپ اسٹاپ اسٹاپ، میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی تیز لہجے میں کہا۔ سعدیہ کے معاملے کو اگر ضرورت پڑی تو ہم بعد میں دیکھ لیں گے، فی الحال آپ کی ذات زیر بحث ہے، اور ہاں، میں جتنا پوچھوں بس اتنا ہی جواب دیں، کوئی اینکی پھینکی نہیں، سمجھ گئے نا؟ وہ تھوک نگلتے ہوئے اسبات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملازمت کے لیے لڑکیوں کا گھر سے باہر نکلنا ٹھیک نہیں ہے؟
मैंने इस चश्माटू के चेहरे पर निगाह जमाते हुए मुतदिल अंदाज में कहा, क्या आप मोअज़्ज़िज़ अदालत को बताना पसंद करेंगे कि इससे ऐसी कौन सी खराबियां जन्म लेती हैं? देखें वकील साहब, वो समझाने वाले अंदाज में बोला, ऑफिस हो या कोई और इदारा, वहाँ लेडीज़ और जेंट्स को आपस में घुलने मिलने के बहुत मौके मिलते हैं। हमारा मजहब नामहरम रिश्तों का यूं मेल मिलाप पसंद नहीं करता, बल्कि इसकी सख्ती से ममानियत की गई है। क्या आप समझते हैं हमारे मजहब के अहकामात गलत हैं? सवाल नहीं, सिर्फ जवाब, मैंने तंबीह करते हुए कहा। मजहब को अक्सर हम अपने मफादात के लिए एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आप मोअज़्ज़िज़ अदालत को सिर्फ ये बताएं कि औरतों और मर्दों के एक साथ काम करने से कौन सी कयामत बर्पा हो जाती है। सब कुछ आपके सामने है, वो फरार की राह इख्तियार करते हुए अजीब से लहजे में बोला। मुलजिमा ऑफिस में काम कर रही थी तो उसका अपने कुलीग से चक्कर चला। इस मामले ने जावेद फारूकी को जीते जी मार दिया। एक मिनट, मैंने किताकलामी करते हुए कहा, आप अपना बयान बदलने की कोशिश कर रहे हैं? आपने अपने वकील को जो बयान दिया वो अदालत के रिकॉर्ड पर मौजूद है। मैं इसमें से चंद लाइनें दोहरा रहा हूँ। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस खारिज की, फिर इन अल्फाज में इजाफा कर दिया। जावेद फारूकी अपनी बेटी यानी मुलजिमा की जॉब की वजह से बहुत अजियत में था। ये तो अच्छा ही हुआ कि वो अपने बेटी की इश्क कथा से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो गया। अगर इसे चंद साल की जिंदगी और मिल जाती तो अल्लाह जाने बेटी के इस कारनामे से इसका क्या हशर होता। मैंने ड्रामाई अंदाज में रुक रुक कर एक आसूदा सांस ली, फिर इस तगासा के गवाह को मुखातिब करते हुए चुभने वाले अंदाज में कहा, तुफैल साहब, आपने अपने वकील को जो बयान दिया है इससे साफ जाहिर होता है कि मुलजिमा की अपनी कुलीग से मोहब्बत वाले मामले से पहले ही जावेद फारूकी इस दुनिया से रुखसत हो गया था, और अब आप मुझे ये बता रहे हैं कि मुलजिमा ऑफिस में काम कर रही थी तो इसका अपने कुलीग से चक्कर चला। इस वाक़े ने जावेद फारूकी को जीते जी मार दिया। आपके इन दोनों बयानात में खुला तज़ाद पाया जाता है। मोअज़्ज़िज़ अदालत जानना चाहती है कि आपने पहले झूठ बोला था या अब गलत बयानी कर रहे हैं। इन लम्हात में वो न पाए रफ्तन न जाए मानदन ऐसी कैफियत से दुचार था। उसने थूक निगलकर हलक तर किया, फिर नहीफ सी आवाज़ में जवाब दिया, मुझे अच्छी तरह याद है, मुलजिमा का ऑफिस वाला इश्किया मामला सामने आने से पहले जावेद फारूकी का इंतकाल हो चुका था। उसने मेरे बिछाए हुए जाल में कदम रख दिया था। ये कामयाबी की जानिब मेरा पहला स्कोर था। मैंने अपने फैलाए हुए जाल को गैर महसूस अंदाज में आहिस्तगी समेटते हुए गवाह से पूछा, आपको ये भी अच्छी तरह याद होगा कि मुलजिमा के वालिद जावेद फारूकी के इंतकाल को कमोबेश 5 साल हो चुके हैं। एक लम्हा सोचने के बाद उसने जवाब दिया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लगभग इतना ही अरसा हुआ है। मैंने एक बात खास तौर पर महसूस की थी कि जब भी मुलजिमा के अपने ऑफिस कुलीग से इश्क का तस्करा होता तो मुलजिमा किसी संगी मूर्ति के माने चुपचाप खड़ी रहती थी। इसने एक मर्तबा भी एहतजाज नहीं किया था कि इसके इंतहाई निजी मामले को यूं सरे अदालत न उछाला जाए। चुनांचे मैंने भी इस मौजू पर खुलकर बात करने का फैसला कर लिया। जनाबे अली, मैंने जज को मुखातिब करते हुए गहरी संजीदगी से कहा, इस तकासा के गवाह और मुलजिमा के सगे मामू तुफैल अंसारी का एक और झूठ अदालत के इल्म में लाने की इजाज़त चाहता हूँ। अदालत जज ने दीवारगीर क्लॉक पर एक निगाह डालने के बाद मेरी तरफ देखते हुए ठोस अंदाज में कहा, परमिशन ग्रांटेड। अदालत का मुकर्ररा वक्त खत्म होने में आधा घंटा बाकी था और ये मोहलत मेरे लिए काफ़ी थी। खुशकिस्मती से आज कोर्ट में पहला केस हमारा ही लगा हुआ था, इसलिए मुझे भरपूर जिरह करने का मौका मिल गया था। जनाबे अली, नाम लिए बगैर इस तकासा और इसके गवाह ने मुत्तईद बार मेरी मौकिला के किसी ऑफिस कुलीग का तस्करा किया है, लेकिन मैं शख्स का नाम लेकर हकाइक की नकाब कुशाई करूँगा ताकि कोई अभाम या उलझन बाकी न रहे। वाज़ेह रहे कि वक्त पड़ने पर मैं मर्द मज़कूर को अदालत में पेश भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि इसकी नौबत नहीं आएगी। मैं इससे पहले ही इस तकासा के ताबूत में आखिरी कील ठोक दूंगा। मैंने तवक्कुफ करके हाज़रीन अदालत पर निगाह दौड़ाई। वकील इस्तगासा, इंक्वायरी ऑफिसर और तुफैल अंसारी मुझे मखमसे में दिखाई दिए, जबकि सादिया के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया था। मैं सबको नज़रअंदाज करते हुए जज की जानिब मुतवज्जा हो गया। योर ऑनर, इस शख्स का नाम है काशिफ अली। काशिफ अली ने कमोबेश 6 साल पहले मुलजिमा का ऑफिस छोड़कर एक टेक्सटाइल मिल में जॉब कर ली थी। वो शादी के मामले में अपनी माँ की जिद के आगे मजबूर हो गया था।
2 साल तक वो गुमसुम ऐसी कैफियत में मुब्तला रहा। बिलाखिर आज से 4 साल पहले काशिफ ने अपनी माँ की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए खाला की बेटी नाजिया से शादी कर ली थी। मुलजिमा और काशिफ की मोहब्बत के जिस मामले को इस तकासा बढ़ चढ़कर बयान कर रहा है, वो जावेद फारूकी की मौत से 2 साल पहले मंजर आम पर आ चुका था। लिहाजा ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि वो यादगार वाक़या फारूकी की रहलत के बाद का है। जज ने पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनी और अपने सामने मेज पर फैले हुए कागजात पर कुछ नोट करने के बाद मुझसे कहा, आप गवाह से कुछ और पूछना चाहेंगे? मुझे वक्त की अहमियत का बखूबी एहसास है जनाब आली, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं बाकी मानदा 15 मिनट में बहुत कुछ पूछ लूँगा। ठीक है, आप गवाह पर अपनी जिरह जारी रखें। आपको 10 मिनट इजाफी भी दिए जाते हैं ताकि केस की कोई वाज़ेह शक्ल निकल कर सामने आ सके। थैंक यू योर ऑनर, मैंने ताज़ीमी अंदाज में गर्दन झुकाते हुए कहा। मैं बोनस टाइम का अच्छे से इस्तेमाल करूँगा। फिर मैं इस्तगासा के गवाह की जानिब मुतवज्जा हो गया। तुफैल साहब, थोड़ी देर पहले आपने नामहरम मर्द-ओ-ज़न के मेल जोल के हवाले से एक फ़लसफ़ा बयान करते हुए मुअज़्ज़िज़ अदालत को बताया था कि इस किस्म के हालात की वजह से बहुत सी माशरती बुराइयां वजूद पाती हैं, जिनमें किसी लड़के या लड़की का किसी लड़की या लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाना एक आम सी बात है। इस सिलसिले में आपने मेरी मौकिला की मिसाल भी दी है। अगर आपकी नज़र में मोहब्बत कोई बुराई या गुनाह है तो मुअज़्ज़िज़ अदालत ये जानने के लिए बेचैन है कि मैंने सनसनीखेज़ अंदाज में बात अधूरी छोड़ दी और गवाह के चेहरे के तासुरात का जायज़ा लिया। फिर सरसराती हुई आवाज़ में इस्तफसार किया, गज़ाला बीवी ने पिछले 5 साल में कितनी बार ये बुराई मतलब है कि इस गुनाह का इर्तिकाब किया है? मेरी बात सुनते ही तुफैल अंसारी का चेहरा गुस्से से लाल भभूका हो गया। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बेटी का नाम लेने की? वो खूंखार लहजे में कुर्राया। मैं तुम्हारी जुबान खींच लूँगा। गवाह की दीवानगी को देखकर जज ने मुझसे पूछा, बेग साहब, ये गज़ाला कौन है? इस तकासे के गवाह तुफैल अंसारी की बेटी जनाब आली, मैंने रसान भरे लहजे में जवाब दिया। उम्र 32 साल, तालीम एमए इकनॉमिक्स, एक बार की तलाक याफ्ता। गज़ाला बीबी गुज़िश्ता 5 साल से एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के अकाउंट डिपार्टमेंट में जॉब कर रही है। इस डिपार्टमेंट में मर्द और औरतें बाहमी ताउन और इत्तेफाक व इत्तेहाद से अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। मैंने गज़ाला बीवी के बारे में सवाल उठाकर कोई गलती नहीं की। ये तो बाएन गवाह के बयान करता फ़लसफ़े की अक्कासी है। दूसरे की बहन, बेटी, बीवी और बहू पर अंगुश्त नुमाई करना बहुत आसान है जनाब आली, मगर जब तीर अपनी जानिब आए तो लग पता जाता है। गवाह के ख्याल में मेरी मौकिला की बर्बादी का सबब उसकी जॉब थी, क्योंकि लड़कियों की मुलाजमत की गर्ज से घर से निकलना एक लानत है। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि गवाह के फ़लसफ़े का उसकी अपनी बेटी पर इंतबा को इतलाक क्यों नहीं होता। क्या गवाह ये समझता है कि किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के अकाउंट डिपार्टमेंट में मर्द और ज़न का एक साथ काम करना हज और उम्रे ऐसा है? मेरे पुरमगज़ दलाइल से अदालत में सन्नाटा छा गया। मैंने इस तकासे के गवाह को दोगला और मुनाफिक साबित कर दिया था। जज ने गहरी संजीदगी से कहा, बेग साहब, आपने जो नुक्ता उठाया है इसे अदालत ने अपने पास नोट कर लिया है, लेकिन इस सारे मसले का ज़ेर समाअत केस के साथ कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं है, इसलिए आप फ़रोई मौज़ूआत से दामन बचाते हुए अपनी जिरह जारी रखें। जो हुक्म जनाब आली, मैंने फर्माबरदारी से कहा। फिर गवाह की तरफ मुड़ने के बाद मैं आपसे तुम पर उतर आया और जारहाना अंदाज में सवाल किया, क्या तुम इस बात से इनकार कर सकते हो कि 3 माह पहले तुमने सादिया से अपने बेटे इलियास की शादी की बात चलाई थी और सादिया यानी मुल्ज़िमा ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद तुम मुल्ज़िमा के दुश्मन हो गए थे। फिर जब राबिया का किसी इमरान नामी लड़के से चक्कर चला और मुल्ज़िमा ने इस रिश्ते की सख्ती से मुखालफत की तो तुम इमरान के गार्जियन बन गए थे और इसे तरह तरह के मशवरे देने लगे थे। जिस घर में बेरी होती है वहाँ पत्थर तो आया ही करते हैं। वो चोट करने वाले अंदाज में बोला, मैंने मुल्ज़िमा के लिए अपने बेटे का रिश्ता लगाया, ये कोई जुर्म नहीं है। मुल्ज़िमा ने रिश्ते से इनकार कर दिया, ये इसकी मर्जी है। बात ख़त्म हो गई। बाकी जहाँ तक इमरान का मामला है तो वो सांस हमवार करने के लिए थमा, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, मैं समझता हूँ इमरान एक अच्छा लड़का है, वो राबिया के लिए बिल्कुल मौजू है, लेकिन मुल्ज़िमा उससे शदीद नफरत करती है। राबिया ने इमरान को मशवरा दिया था कि वो मुझसे बात करे।
मैं इमरान के पास नहीं गया था, बल्कि वो मेरे पास आया था। मुझे इस लड़के में कोई कमी नजर नहीं आई, इसलिए मैंने जो मुनासिब समझा इसे वो मशवरा दिया। सैफुल्लाह ने पापोश नगर वाले मकान की क्या ऑफर दी है? मैंने सरसरी अंदाज में कहा। वो बेसाख्ता बोला, वो 4 लाख से आगे नहीं बढ़ रहा। वैसे इस मकान की मार्केट वैल्यू क्या होगी? वो किसी भी तरह 5 लाख से कम का नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम वो मकान सैफुल्लाह को नहीं बेचोगे? वो एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोला, सवाल ही पैदा नहीं होता। दैट्स ऑल योर ऑनर, मैंने करारी आवाज में कहा। मुझे गवाह से और कुछ नहीं पूछना। वकील इस्तगासा की हैरत में डूबी हुई चीख से मुशाबा आवाज कोर्ट रूम में गूंजी। ये सब क्या है? बेग साहब, ये अचानक पापोश नगर वाला मकान कहाँ से आ गया? जज ने उलझन ज़दा लहजे में मुझसे इस्तफसार किया। जनाबे आली, मेरा ये मानना है कि अचानक और बेसबब कुछ भी नहीं होता। मैंने रुए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए पुरएतमाद लहजे में कहा। मैंने अभी कोई नई या अनहोनी बात नहीं की है। पापोश नगर वाला ये मकान मरहूम जावेद फारूकी ने अपनी जिंदगी भर की मेहनत और ईमानदारी की कमाई से बनाया था। फारूकी एक दानिशमंद आदमी था। इसने अपनी जिंदगी ही में मज़कूरा मकान को अपनी बीवी आलिया बेगम के नाम मुंतकिल कर दिया था, ताकि इसकी वफात के बाद इसकी बेवा को दफ्तर दफ्तर की ठोकरें न खाना पड़े। 1 साल कबल आलिया बेगम भी अपने खालिक के हकीकी से जा मिली हैं, मगर कानूनी एतबार से वो मकान अभी तक मरहूमा ही के नाम है। सादिया यानी मुलजिमा ने इसे अपने ये दोनों बहनों के नाम ट्रांसफर नहीं कराया था। अब सूरत हाल खासी गंभीर हो चुकी है। मैंने चंद सेकंड का तवक्कुफ करके बोझल सांस खारिज की, फिर अपनी वजाहत को आगे बढ़ाते हुए कहा, राबिया का कत्ल हो गया है और सादिया इसके कत्ल के इल्ज़ाम में ट्रायल पर है, और मुनाफिक मामू की ख्वाहिश ये है कि अदालत मुलजिमा को सजाए मौत सुना दे, ताकि इस मकान के असल वारिसों में से कोई बाकी न रहे और मज़कूरा मकान मुख्तलिफ कानूनी मराहिल से गुजरने के बाद तुफैल अंसारी का हो जाए, क्योंकि मरहूमा आलिया बेगम का सबसे ज़्यादा करीबी और अकलौता रिश्तेदार सिर्फ और सिर्फ यही है। इसीलिए इस लालची और फितना परवर शख्स ने मज़कूरा बंद मकान की फरोख्त के सिलसिले का आगाज कर दिया है। मैं दावे से ये तो नहीं कह सकता कि राबिया की मौत में इसके मामू का हाथ है, मगर ये तल्ख हकीकत ढकी छुपी नहीं रही कि ये भूखा भेड़िया मज़कूरा मकान पर अपने दांत तेज करने में मसरूफ है। इधर मेरी बात मुकम्मल हुई, उधर तुफैल अंसारी विटनेस बॉक्स की चौबी रेलिंग को थामकर हाँफने लगा। अरे ये क्या? मैंने वकील इस्तगासा की तरफ देखते हुए कहा। मेरे फाजिल दोस्त, मैदान तो इधर ही है, मगर आपके घोड़े के घुटनों और कमर का पानी क्यों खुश्क होने लगा? लगता है कि आपने रेस में उतारने से पहले उसकी अच्छे से खिलाई पिलाई नहीं की। इससे पहले कि वकील इस्तगासा मेरी इस चोट को सहलाने के बारे में सोचता, अदालत का वक्त खत्म हो गया। जज ने आइंदा पेशी की तारीख देकर अदालत बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया। द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड। मंजर इसी अदालत का था और गवाहों वाले कटहरे में इस केस का तफ्तीशी अफसर शब्बीर खान खड़ा था। शब्बीर खान ओहदे के एतबार से एक सब इंस्पेक्टर था और इसे मेरी दरख्वास्त पर ही विटनेस बॉक्स में बुलाया गया था। वो एक स्मार्ट पुलिस ऑफिसर था। आइयो साहब, पुलिस की यूनिफॉर्म आपके जिस्म पर खूब जचती है, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। वो मोतदिल अंदाज में बोला, शुक्रिया वकील साहब। खान साहब, मैं उमूमन तफ्तीशी अफसर से बहुत ज़्यादा सवाल करता हूँ, मगर मैं आपको ज़्यादा तंग नहीं करूँगा, मैंने कहा। बस मुझे आपसे एक छोटी सी तस्दीक चाहिए। आप सवाल करें, मैं जवाब दूंगा। मेरा सवाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज मकतूला की मौत के वक्त से मुतालिक है, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। क्या आप वक़ुआ के वक्त से इत्तफाक करते हैं? जी बिल्कुल, वो उस बात में गर्दन हिलाते हुए बड़े एतमाद से बोला। मकतूला राबिया को वक़ुआ की सेपहर 4 और 5 बजे के दरमियान ही हलाक किया गया था। ठीक हो गया, मैंने आइयो से कहा। आपके तस्दीकी ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। वो जवाब में मुझे ऐसी नज़र से तकने लगा जैसे वो खुद से पूछ रहा हो कि ये भी भला कोई सवाल हुआ। मैंने इंक्वायरी ऑफिसर को छोड़ा और जज की जानिब देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, जनाब आली, मेरी मोकला की बेगुनाही इस केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी साबित हो जाती है, क्योंकि जिस वक्त मकतूला राबिया को मौत के घाट उतारा गया, मुलजिमा जाए वारदात से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर थी और वक्त आने पर मैं मुलजिमा की वक़ुआ पर अदम मौजूदगी का ठोस सबूत भी
अदालत में पेश कर दूंगा। जब मुलजिमा सुबह की ऑफिस गई, शाम 7 बजे से पहले घर वापस आई ही नहीं, तो फिर वो अपनी बहन का खून कैसे कर सकती है? शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि वक़्वा के रोज़ मुलजिमा सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक अपने ऑफिस में मौजूद थी। वकील इस्तग़ासा बीच में कूद पड़ा। आपका ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है मेरे फाजिल दोस्त। मैं फ़िलहाल आपसे नहीं जज साहब से बात कर रहा हूँ। मैंने वकील सरकार की मुदाखलत बेजा और बेवक्त का करारा और कड़वा जवाब दिया। आप लोग आपस में उलझने के बजाय इस केस पर ध्यान दें, जज ने खफगी भरे लहजे में कहा। प्रोसिक्यूशन साबित करे कि वक़्वा के रोज़ से पहर 4 और 5 बजे के दरमियान मुलजिमा अपने ऑफिस में मौजूद थी या नहीं, या फिर वो अपने घर में थी, और डिफेंस को साबित करना होगा कि इन्हीं औकात में मुलजिमा चाय वारदात से 10 किलोमीटर के फासले पर कहीं और मौजूद थी। गलत और दुरुस्त का फैसला करना आपका काम नहीं, अदालत का काम है। योर ऑनर, मैं इस्तग़ासा के गवाह कामरान मिर्ज़ा को कमरे में बुलाना चाहूँगा, वकील इस्तग़ासा ने कहा। परमिशन ग्रांटेड, जज ने इजाज़त दे दी। इस पेशी पर इस्तग़ासा की जानिब से 3 गवाह पेश किए गए थे। 2 के बयानात में कोई ख़ास बात नहीं थी, इसीलिए मैंने इनका जिक्र करना ज़रूरी नहीं समझा। आज मुझे भी सफाई की एक गवाह को पेश करना था जिसका नाम अफशां था। अफशां का मामला इस्तग़ासा के गवाह कामरान मिर्ज़ा से जुड़ा हुआ था। इसकी गवाही को इसलिए नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। अफशां भी इस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद थी। कामरान और अफशां सादिया के ऑफिस में काम करते थे। कामरान मिर्ज़ा अपना हल्फिया बयान रिकॉर्ड करा चुका तो वकील इस्तग़ासा विटनेस बॉक्स के नज़दीक चला गया, फिर एक्यूज बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए अपने गवाह से सवाल किया, क्या आप मुलजिमा को जानते हैं? जी बिल्कुल, उसने इस बात में जवाब दिया। मेरा ताल्लुक खान ब्रदर्स की इंतज़ामिया से है। मैं स्टाफ के हर मेंबर को अच्छी तरह जानता और पहचानता हूँ। बहुत खूब, वकील इस्तग़ासा ने सुमाइनी अंदाज में कहा। फिर पूछा, क्या आपको गुज़िश्ता साल 29 दिसंबर की सहपहर याद है? इस रोज़ के बाद से मुलजिमा जॉब पर नहीं गई थी, क्योंकि इसी सहपहर में मुलजिमा की छोटी बहन राबिया को गला काटकर मौत के घाट उतार दिया गया था, और ये अपनी बहन के कत्ल के इल्ज़ाम में यहाँ पहुंची है। जी याद है, गवाह ने सर को इस्बाती जुम्बिश दी और बताया कि सादिया इस रोज़ पूरा दिन ऑफिस में नहीं रही थी। लगभग 2:30 बजे ये घर चली गई थी। क्या मुलजिमा इस रोज़ वापस ऑफिस आई थी? नहीं वकील साहब, गवाह ने नफी में जवाब दिया। जनाब आली, ये तो साबित हो गया कि वक़्वा के रोज़ यानी 29 दिसंबर की दोपहर मुलजिमा अपने दफ्तर से निकल गई थी। वकील इस्तग़ासा ने जज से मुखातिब होते हुए कहा, अब बारे सबूत मेरे फाजिल दोस्त के सर पर है। डिफेंस को साबित करना होगा कि वक़्वा की सहपहर 4 और 5 बजे के दरमियान मुलजिमा अपने घर में मौजूद नहीं थी। फिर वो मेरी तरफ मुड़ते हुए तंज़िया लहजे में बोला, योर विटनेस प्लीज़। मैं जज से इजाज़त हासिल करने के बाद विटनेस बॉक्स के नज़दीक चला गया और गवाह के चेहरे पर निगाह जमाकर शाइस्ता लहजे में इस्तफसार किया, कामरान साहब, आपको खान ब्रदर्स में काम करते हुए कितना अरसा हुआ है? 12 साल, उसने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आप मेरी मौक्किला से भी सीनियर हैं, मैंने सरसरी अंदाज में कहा और पूछा, क्या आपके स्टाफ में अफशां नाम की कोई खातून भी शामिल है? जी बिल्कुल है, और अफशां साहिबा इस वक्त अदालत के कमरे में मौजूद हैं, गवाह ने इंकिशाफ अंगेज लहजे में जवाब दिया। शायद वो भी गवाही देने यहाँ आई हैं, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि अफशां साहिबा भला क्या गवाही देंगी। ये तो 29 दिसंबर को ऑफिस से गैर हाजिर थीं, इसीलिए मैंने सादिया को हाफ डे का ऑफ देते हुए पसोपेश से काम लिया था, लेकिन फिर इसकी दरख्वास्त पर मैंने इसे छुट्टी दे दी थी। क्या मुलजिमा ने आपको बताया था कि वो किस मकसद से आधे दिन की छुट्टी मांग रही है? मैंने दरियाफ्त किया। नहीं, वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला, इसने खुद बताया नहीं और मैंने पूछना ज़रूरी नहीं जाना। ऑफिस स्टाफ इस तरह आधे दिन का ऑफ अक्सर ले लिया करते हैं। इसी रोज़ अफशां ने तो बिन बताए छुट्टी ही कर ली थी। कामरान साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने तौसीफ़ी नज़र से उसे देखा, और नहायत ताउन करने वाले भी। आपने मुझे वो सब भी बता दिया जो मैं मुख्तलिफ किस्म के सवालात के ज़रिए आपकी ज़बान से उगलवाना चाहता था। बहरकैफ मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि आपकी ये उलझन दूर कर दूं कि अफशां साहिबा इस वक्त कोर्ट रूम में क्या कर रही हैं। लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कामरान मिर्ज़ा को बताया,
अफशा साहिबा मेरे बुलाने पर यहाँ आई हैं और ये इस केस में सफाई की गवाह हैं। जिन औकात में राबिया की गर्दन काटकर इसे मौत की नींद सुलाया गया, मुलजिमा और अफशा जाए वारदात से कमोबेश 10 किलोमीटर के फासले पर एक साथ थीं। फिर मैंने जज की सिमत देखते हुए इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, जनाब आली, मैं मोअज़्ज़िज़ अदालत की इजाज़त से अपनी गवाह अफशा साहिबा को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूँगा। इजाज़त है, जज ने ठहरे हुए लहजे में कहा। विटनेस बॉक्स में कामरान मिर्जा की जगह अफशा आकर खड़ी हो गई। अफशा की उम्र 30 के आसपास थी। वो एक दिलकश और खूबसूरत लड़की थी। इसकी मंगनी हो चुकी थी और इसी साल इसकी शादी का भी प्रोग्राम था। इसका अपना होने वाला शौहर शारजा की किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में बतौर सिविल इंजीनियर काम करता था। वो बहुत अच्छा कमा रहा था और शादी के बाद अफशा को भी अपने साथ ही शारजा में रखने का ख्वाहिशमंद था। इस शख्स का नाम जवाद करीम था। अफशा अपना बयान हल्फी रिकॉर्ड करा चुकी तो मैंने चंद एक अहम सवालात के बाद इसे फारिग कर दिया और वकील इस्तग़ासा की जानिब देखते हुए तंज़िया अंदाज में कहा, अब आपकी तबाह और ताले आजमाई की जा रही है मेरे फाजिल दोस्त। अफशा साहिबा, आपने अपने बयान में अदालत को बताया है कि वक़्वा के रोज़ 4 और 5 बजे सपहर मुलजिमा आपके साथ थी और आप लोग जाए वारदात से कमोबेश 10 किलोमीटर की दूरी पर थे। वकील इस्तग़ासा ने सफाई की गवाह से इस्तफसार किया, अदालत की जानने में दिलचस्पी रखती है कि आप दोनों इस वक्त कराची के किस इलाके में थे। मैन सदर में, बंदर रोड से बहुत नज़दीक, गवाह ने बड़े एतमाद से जवाब दिया। वकील इस्तग़ासा ने बेजारी भरे लहजे में कहा, बंदर रोड के इस नज़दीकी मकाम का कोई नाम भी होगा? स्काला। ओह, तो आप दोनों पिक्चर देखने स्काला सिनेमा गई थीं? जी बिल्कुल, अफशा ने ठोस अंदाज में जवाब दिया। हमने पिक्चर देखने के लिए एडवांस बुकिंग करा रखी थी क्योंकि वो सुपरहिट मूवी बहुत ज़्यादा रश ले रही थी। आप कौन सी पिक्चर देखने गई थीं? आईना। और शो कौन सा था? मैटनी। अफशा ने तुरंत जवाब दिया, मैटी शो 3 से 6 बजे तक का होता है। पिक्चर देखने के बाद हम दोनों अपने घर की जानिब रवाना हो गई थीं। मैं लगभग 7 बजे शाम अपने घर वाक़े गुलशन इकबाल पहुंची थी और मेरे ख्याल में सादिया को भी कमोबेश इतना ही वक्त लगा होगा। क्या आपके पास इस बात का कोई ठोस सबूत मौजूद है कि आप दोनों ने 29 दिसंबर के दिन इस काला सिनेमा में आईना फिल्म का मैटनी शो देखा था? वकील इस्तग़ासा ने अपनी खिजारत को छुपाने की गरज से एक अहमकाना सवाल किया। हाँ बिल्कुल, सफाई की गवाह के पास ऐसा ठोस सबूत था। मैंने मायना खेज अंदाज में बावा से बुलंद कहा, मगर अब नहीं है। अब क्यों नहीं है? वकील इस्तग़ासा ने एहतजाजी लहजे में मुझसे दरियाफ्त किया। वो ठोस सबूत कहाँ चला गया? मेरे पास आ गया है, मैंने वकील मुखालिफ की झुंझुलाहट से महसूस होते हुए कहा। सफाई की गवाह ने अपना वो ठोस सबूत अमानतन मुझे दे दिया था ताकि वकील सफाई के पास बाहिफाजत रखवा दिया जाए। जज की सरसराती हुई आवाज़ कोर्ट रूम में गूंजी। वो मुझसे पूछ रहे थे, बेग साहब, आप किस सबूत का जिक्र कर रहे हैं? एडवांस बुकिंग कूपन जनाब आली, मैंने ड्रामाई अंदाज में जवाब दिया और अपनी फाइल में महफूज मज़कूरा कूपन टिकट वाउचर निकालकर जज की मेज़ पर रख दिया और ठहरे हुए लहजे में कहा, जनाब आली, इस एडवांस बुकिंग टिकट पर बुकिंग की तारीख, शो का टाइम और तारीख सब दर्ज है। ये 2 सीट की एडवांस बुकिंग है जो 26 दिसंबर को कराई गई थी 29 दिसंबर वाले मैटनी शो के लिए। अगर अदालत मेरी मौकिला की बेगुनाही के इस सबूत की तस्दीक करना चाहे तो इस काला सिनेमा के मैनेजर से रब्ता किया जा सकता है क्योंकि बुकिंग क्लर्क के पास हर दिन और हर शो का चार्ट मौजूद होता है। मुझे और कुछ नहीं कहना जनाब आली। आइंदा पेशी पर इस्तग़ासा ने अपने आखिरी गवाह इमरान नामी उस लड़के को पेश किया जिसके इश्क में मकतूला गिरफ्तार थी। इमरान की उम्र 25 के करीब थी। वो आम सी शक्ल और सूरत का मालिक, एक मियाना कद और गंदुमी रंगत का मालिक शख्स था। इसने हल्की फुल्की दाढ़ी भी रखी हुई थी। काशिफ इस दौरान में एक बार भी अदालती कार्रवाई देखने नहीं आया था। जैसा कि इस कहानी की इब्तिदा में बताया जा चुका है कि वो किसी भी कीमत पर सादिया का सामना नहीं करना चाहता था और इसका सबब भी आप जानते हैं। वो गलत था, ये सही, इस मौजू पर एक तवील बहस की जा सकती है। मेरे नज़दीक काशिफ मुलजिमा का सच्चा खैर खा और हमदर्द था। इसने सादिया को इस मुसीबत से निकालने के लिए दिन रात कोशिश करके मुझे गिरह कद्र मालूमात फराहम की थीं जो कदम कदम पर मेरे काम आ रही थीं।
ان میں زیادہ تر معلومات عمران اور طفیل کے بارے میں تھیں۔ عمران نے اپنا حلفیہ بیان ریکارڈ کرا دیا تو وکیل استغاثہ 15-20 منٹ تک اس سے ایسے سوالات کرتا رہا جن سے ملزمہ کی شخصیت میں زیادہ سے زیادہ بگاڑ پیدا کیا جا سکے۔ اکثر قصے دونوں بہنوں کی باہمی چپکرش سے متعلق رکھتے تھے۔ بہرحال جب پراسیکیوٹر اپنے حصے کا کام کر چکا تو جج کی اجازت سے میں وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ عمران صاحب، میں نے استغاثہ کے گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی جرح کا آغاز کیا، آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ ذریعہ معاش؟ اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میرا مطلب ہے کہ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میں نے وضاحت کر دی۔ لگتا تھا کہ اس نے کبھی اسکول کالج کا منہ نہیں دیکھا تھا، ورنہ ذریعہ معاش کوئی ایسا بھی پیچیدہ الفاظ نہیں تھے۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، میں ایک اسٹیٹ ایجنسی پر کام کرتا ہوں۔ گویا تم یہ کام سیکھ رہے ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، کیونکہ چند ماہ پہلے تک تو تم صدر میں جوتوں کی ایک دکان میں سیلز مین تھے۔ بس جی، وہ کام مجھے پسند نہیں آیا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا، اس نے گول مول جواب دیا۔ مگر میں تو اس کا آملیٹ بنانے کا سوچے بیٹھا تھا۔ گول مول جواب میرے لیے بھلا قابل قبول کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے کرخت لہجے میں استفسار کیا۔ وہ کام تم نے خود چھوڑا تھا یا تمہیں نوکری سے نکال دیا گیا تھا؟ وہ جی، میرے سیٹ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی، وہ لنگڑی وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس نے مجھ پر الزام لگایا تھا کہ میں نے اس کے کیش میں سے پیسے چرائے تھے۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چبھنے والے انداز میں کہا، اور کچھ ایسی ہی غلط فہمی سیٹ انور کو بھی ہو گئی تھی، جن کی بولٹن مارکیٹ میں کپڑے کی ہول سیل دکان ہے۔ تم جوتوں والی دکان سے پہلے وہاں کام کیا کرتے تھے نا؟ اس دکان میں سیٹ انور کا بھانجا بھی کام کرتا تھا، وہ ایک مرتبہ پھر کمزور وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ چوری سیٹ کے بھانجے نے کی اور الزام مجھ پر آ گیا۔ چوری کے علاوہ تم پر ایک اور الزام بھی تھا، میں نے کرخت لہجے میں کہا۔ سیٹ انور کو تمہاری چرس نوشی سے بھی شکایت تھی؟ نہیں وکیل صاحب، وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، میں نے کبھی کسی قسم کا نشہ نہیں کیا۔ میں نے سنا ہے کہ منظور بھائی ناظم آباد سے لانڈی شفٹ ہو گیا ہے، میں نے اچانک ایک سائڈ سوال داغ دیا۔ گواہ نے بے ساختہ جواب دیا، آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے، منظور بھائی ابھی تک ناظم آباد ہی میں ہے۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے ایک نعرہ مستانہ بلند کیا۔ اس وقت عدالت میں رابعہ مرڈر کیس کی سماعت جاری ہے اور ڈیفنس فروئی معاملات میں الجھ کر عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہا ہے۔ بیگ صاحب، جج مجھ سے مخاطب ہو کر بولے، کیا منظور بھائی کا زیر سماعت کیس سے کوئی کنکشن ہے؟ بہت گہرا کنکشن ہے جناب عالی، میں نے مستحکم انداز میں جواب دیا۔ منظور بھائی کا استغاثہ کے گواہ عمران سے جنم جنم کا ناطہ ہے اور گواہ اس کیس سے غیر متعلق نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے فاضل دوست نے اعتراض جڑنے میں کافی سستی سے کام لیا ہے۔ ان کے آبجیکشن سے پہلے ہی گواہ میرے سوال کا جواب دے چکا ہے۔ آبجیکشن اوور رولڈ، جج کی فیصلہ کن آواز ابھری۔ مسٹر بیگ پلیز پروسیڈ فردر۔ تمہیں یقین ہے کہ منظور بھائی ابھی تک ناظم آباد ہی میں ہیں؟ میں نے تصدیق طلب نظر سے گواہ کو گھورا۔ جی پکا یقین ہے، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ آخری بار تم منظور بھائی سے کب ملے تھے؟ 2 روز پہلے، گواہ نے جواب دیا۔ میں نے اسے پھانسنے کے لیے جو ہم رنگ زمین جال پھیلایا تھا، وہ غیر محسوس انداز میں اس جال کا اسیر ہو چکا تھا۔ میں نے روئے سخن جج کی سمت پھیرتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، یور آنر، منظور بھائی کا منشیات کا دھندا ہے، چرس، افیون، ہیروئن، الغرض ہر قسم کا نشہ اس کے پاس دستیاب ہے۔ اس کے پاس صرف 2 طرح کے لوگ جاتے ہیں، منشیات کے فروخت کنندہ یا پھر منشیات کے خریدار۔ استغاثہ کا گواہ منظور بھائی کی گہری جانکاری رکھتا ہے، بلکہ اس نے معزز عدالت کے سامنے تسلیم کیا ہے کہ 2 روز قبل اس کی منظور بھائی سے ناظم آباد میں ملاقات ہوئی، جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ کپڑے کے بیپاری سیٹ انور کا الزام بالکل درست تھا۔ گواہ نشے کی لت میں گرفتار ہے اور اس کمبخت نے مقتولہ کو بھی اسی غلیظ راہ پر لگا دیا تھا۔ نہیں، وہ مکینیکی انداز میں سر کو دائیں بائیں جھٹکتے ہوئے بولا، میں نے کبھی رابعہ کو چرس لا کر نہیں دی تھی، وہ تو پہلے ہی سے سکون آور گولیوں کی عادی تھی۔ اپنی بات کے اختتام پر وہ وکیل استغاثہ کو تکنے لگا، تو بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی۔ میں نے پبلک پروسیکیوٹر کو استہزائیہ نظر سے دیکھا، پھر جج کو مخاطب کرتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، یور آنر،
مقتولہ کے معدے سے حاصل ہونے والے مواد کے لیبارٹری ٹیسٹ کی رپورٹ بتاتی ہے کہ جب اس کی موت واقع ہوئی وہ نشے کی کیفیت میں تھی۔ استغاثہ کے گواہ اور مقتولہ کے عاشق عمران نے ابھی معزز عدالت کو بتایا ہے کہ مقتولہ سکون بخش ادویات کی عادی تھی۔ یہ بات خارج از امکان نہیں کہ اس نے وقوعہ کے روز خود کو سکون پہنچانے کے لیے ایسی نشہ آور ادویہ کا اوور ڈوز لے لیا ہو۔ اسی لیے جب قاتل نے اس کی گردن پر چھری چلائی تو اس کی طرف سے کوئی مزاحمت دیکھنے میں نہیں آئی۔ میں استغاثہ سے چند اہم سوالات پوچھنے کے بعد اپنی جرح ختم کرنا چاہوں گا۔ جج نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پلیز کنٹینیو۔ میں کنٹینیو ہو گیا۔ تمہارا گرو طفیل انصاری تمہیں ریئل اسٹیٹ کے داؤ پیچ بھی سکھاتا ہے؟ یہ اس کا سارا زور مقتولہ کو فتح کرنے کے سلسلے میں تھا۔ میں نے گواہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا، تم مقتولہ کے ماموں طفیل کی اسٹیٹ ایجنسی پر ہی کام کرتے ہو نا؟ جی، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، میں انہی کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ عمران، میں نے اسے نرمی سے مخاطب کیا، میں جانتا ہوں کہ تم رابعہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ میں نے اس کی زبان سے طفیل انصاری کو بے نقاب کرنے کی غرض سے ایک چال چلی۔ کوئی بھی شخص اپنے پیار کو قتل نہیں کر سکتا، لیکن اس وقت میرا نہیں، حاضرین عدالت کا سارا شک تمہاری ہی طرف جا رہا ہے۔ تم سچ بول کر خود کو بچا سکتے ہو۔ میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں، وہ پھٹ پڑا۔ میں نے رابعہ کا خون نہیں کیا، میں تو اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ لوہا گرم دیکھ کر میں نے ایک کاری ضرب لگائی۔ تم رونے آنسو بہانے سے عدالت کو متاثر نہیں کر سکو گے، میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں سمجھایا۔ عدالت کو صرف ٹھوس ثبوت چاہیے ہوتے ہیں۔ تم واشگاف الفاظ میں اس عدالت کو بتا دو کہ رابعہ کو حاصل کرنے کے لیے ماموں جان تمہیں کون کون سی پٹیاں پڑھایا کرتے تھے۔ ماموں طفیل نے مجھے یہی مشورہ دیا تھا کہ میں رابعہ سے ملنے اس کے گھر جایا کروں، گواہ نے استغاثہ کی ناؤ میں چھید ڈالتے ہوئے انتہائی جذباتی لہجے میں بتایا۔ ان کا خیال تھا کہ اس سے میرا کام بن جائے گا۔ عدالت کچھ سمجھی نہیں۔ میں نے مصنوعی الجھن کا اظہار کرتے ہوئے کہا، عمران تمہیں اپنی بات کی وضاحت کرنا ہوگی۔ میری اور رابعہ کی محبت کی سب سے بڑی دشمن رابعہ کی بڑی بہن سعدیہ تھی۔ وہ ایکیوز باکس میں کھڑی ملزمہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ مجھے ایک آوارہ اور نشئی سمجھتی ہے۔ ماموں نے مجھے یقین دلایا تھا کہ اگر میں رابعہ سے ملنے اس کے گھر جانے لگوں تو ملزمہ بدنامی اور رسوائی کے خوف اور رابعہ کی ضد کے سامنے مجبور ہو جائے گی۔ رابعہ نے تو اس سے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے گھر سے بھاگ بھی سکتی ہے۔ جناب عالی، استغاثہ کے دو اہم گواہوں کا کردار کھل کر سامنے آ چکا ہے، میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا۔ یہ بات روز روشن کے مانند عیاں ہو گئی کہ ملزمہ مقتولہ اور گواہ عمران کی شادی کے کیوں خلاف تھی۔ میری موکلہ کی جگہ اگر کوئی اور بھی ہوتی تو وہ اپنی چھوٹی بہن کی شادی کسی چور، آوارہ اور نشے کے عادی شخص سے نہ کرتی۔ دوسرا غلیظ اور منافقت بھرا کردار ملزمہ اور مقتولہ کے ماموں طفیل انصاری کا ہے۔ وہ ایک جانب مقتولہ کا ہمدرد بنا دکھائی دیتا ہے تو دوسری طرف ملزمہ سے اس کی مانداد کا کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس نے رابعہ کے قتل کو سعدیہ کے سر پر ڈالنے کے لیے پولیس کے ہاتھ مضبوط کیے تاکہ وہ 5 لاکھ مالیت کا مکان اس کی گود میں پکے ہوئے انار کے مانند آ گرے۔ اس نے عمران کو جو پٹیاں پڑھائیں وہ بھی اس کے گھناؤنے کردار کی عکاسی کرتی ہیں۔ میں یہ تو نہیں جانتا کہ بد نصیب رابعہ کو کس ظالم نے موت کے گھاٹ اتارا، اور یہ جاننا میری ذمہ داری بھی نہیں ہے۔ میں تو صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، میری موکلہ اور اس کیس کی ملزمہ سعدیہ فاروقی نے اپنی چھوٹی بہن رابعہ فاروقی کا خون نہیں کیا، اور یہ بات میں معزز عدالت کے سامنے کئی زاویوں سے ثابت کر چکا ہوں۔ لہٰذا عدالت سے میری مؤدبانہ التماس ہے کہ میری موکلہ کو باعزت بری کیا جائے۔ دس از این اوپن اینڈ شٹ کیس۔ جج نے اثبات میں گردن ہلائی اور اپنے سامنے میز پر پھیلے ہوئے کاغذات کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مخصوص وقت ختم ہو گیا۔ اگلی پیشی پر جج نے میری موکلہ کے حق میں اس کیس کا فیصلہ سنا دیا، جو کہ عین میری توقع کے مطابق تھا۔ گواہوں کے بیانات، فراہم کیے جانے والے ٹھوس ثبوتوں اور حالات و واقعات کی روشنی میں یہ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ملزمہ سعدیہ فاروقی نے اپنی چھوٹی بہن رابعہ فاروقی کا قتل نہیں کیا، لہٰذا عدالت ملزمہ کو بے قصور تسلیم کرتے ہوئے باعزت بری کرنے کا حکم دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ عدالت انکوائری آفیسر کو اس بات کا پابند کرتی ہے کہ وہ اس کیس کا نیا چالان جلد از جلد عدالت میں پیش کرے
کیونکہ قتل کی ایک سنگین واردات تو بہرحال ہوئی ہے۔ دس کیس از ڈسمسڈ ناٹ کلوزڈ۔ سعدیہ کی رہائی کے ساتھ ہی بظاہر یہ کیس یہیں پر ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کامیابی پر میں اتنا خوش نہیں تھا جتنا کہ عموماً ہوا کرتا ہوں۔ ذہن کے کسی گوشے میں ایک بے چینی، ایک ناآسودگی اور تشنگی سی جاگزی تھی۔ میں بعد میں بھی آئی او شبیر خان سے ٹچ میں رہا۔ اس نے طفیل انصاری اور اس کے پٹھے عمران کو شامل تفتیش کر لیا تھا، مگر ہر قسم کی کوشش کے باوجود بھی ان دونوں کی زبان سے ایسی کوئی بات برآمد نہ ہو سکی جس سے ثابت کیا جا سکتا کہ ان میں سے کوئی قتل کی اس واردات میں ملوث رہا تھا یا کوئی رابعہ کے قاتل کے بارے میں کچھ جانتا تھا۔ جج نے فیصلہ دیتے وقت اس کیس کے حوالے سے ناٹ کلوزڈ کے الفاظ محض استغاثہ پر دباؤ قائم رکھنے کے لیے ادا کیے تھے، لیکن صحیح معنوں میں سعدیہ کی باعزت رہائی کے ساتھ ہی یہ کیس کلوز ہو چکا تھا۔ بہرحال میرے ذہن میں یہ کیس کسی تشنہ خواہش کے مانند لگ بھگ 1.5 سال تک سانس لیتا رہا اور مجھے بے چین کرتا رہا۔ بالآخر مجھے میرے ناآسودہ سوالات کا جواب مل گیا۔ میں رابعہ کے قاتل تک پہنچ گیا تھا اور یہ رسائی خود قاتل نے مجھے دی تھی۔ ایک روز میری دفتری ڈاک سے مجھے ایک ایسا خط ملا جس پر چشمہ ٹکٹ کا تعلق بحرین سے تھا۔ بحرین میں میرے کوئی عزیز دوست یا واقف کار نہیں رہتے تھے۔ خط کی پشت پر بھیجنے والے شخص کا نام اور پتہ وغیرہ بھی نہیں لکھا ہوا تھا۔ اس پراسرار خط نے مجھے اضطراب میں مبتلا کر دیا اور میں اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ بیگ صاحب، آپ نے کورٹ روم میں کہا تھا کہ یہ دنیا ایک تجربے گاہ ہے۔ یہاں ہر انسان اپنی ضرورت اور ترجیح کے مطابق تجربہ کرتا ہے۔ ایک تجربہ عدالت کے کمرے میں آپ نے کیا اور کامیاب رہے۔ آپ نے مجھے باعزت بری کرا دیا۔ ایک تجربہ میں نے کورٹ روم کے باہر اپنے گھر میں کیا اور خوش قسمتی سے مجھے بھی کامیابی حاصل ہوئی۔ آپ ایک ذہین اور تجربے کار وکیل ہیں۔ اب تک آپ میری بات کی تہہ میں اتر چکے ہوں گے۔ میرے سامنے اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ رابعہ نے مجھے آخری حد تک مجبور کر دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ عمران ماموں کے اشاروں پر ناچ رہا ہے۔ میری ہر نصیحت اور تلقین رابعہ پر بے اثر ہو گئی تھی۔ وہ کسی بھی طور سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ جب اس نے عمران جیسے آوارہ اور لفنگے کو گھر کے اندر بلانا شروع کر دیا تو میری برداشت جواب دے گئی۔ میرے ابو نے محنت مزدوری کر کے ہم دونوں بہنوں کو پالا پوسا، تعلیم دلائی اور ہم سب کے رہنے کا ایک محفوظ ٹھکانہ تعمیر کرایا۔ وہ ایک خوددار، باعزت اور صاحب کردار انسان تھے۔ رابعہ ان کے نام کو ڈبونے پر تلی ہوئی تھی۔ میں بھلا اپنے ابو کی نیک نامی کو برباد ہوتے کیسے دیکھ سکتی تھی؟ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے وہی کیا جو مجھے ٹھیک لگا اور مجھے اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ آئینہ فلم کی وہ ایڈوانس بکنگ بالکل اصلی تھی، مگر ہم وقوع کے روز وہ پکچر دیکھنے گئے ہی نہیں تھے۔ یہ ہمارے پروگرام کا حصہ تھا۔ افشاں میری ایک وفادار اور جانثار دوست تھے۔ اس مشکل کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں افشاں نے مجھ سے بھرپور تعاون کیا تھا۔ اس کی جواد کریم سے شادی ہو گئی ہے اور وہ شارجہ میں سیٹل ہو چکی ہے اور میں اپنا مکان 5.5 لاکھ روپے میں فروخت کر کے بحرین آ گئی ہوں اور یہاں بے حد خوش ہوں۔ اللہ آپ کو بھی خوش و سلامت رکھے تاکہ آپ نئے کامیاب تجربات کرتے رہیں۔ وہ خط ہر لحاظ سے سعدیہ کا اعتراف جرم تھا، لیکن کسی بھی طرح یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ تحریر واقعتاً سعدیہ کی ہی ہے، کیونکہ وہ خط رومن انگلش میں ٹائپ کیا گیا تھا، جیسا کہ آج کل ہم ٹیکسٹ میسیجز ٹائپ کرتے ہیں۔ میں نے اس خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ یہ دنیا ایک تجربہ گاہ ضرور ہے، مگر تحفظ ناموس اجداد کی خاطر کسی انسان کو اس نوعیت کے سماجی اجتہادی تجربے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بہرکیف میں نے یہ سوچ کر خود کو مطمئن کر لیا کہ اگر 100 گنہگار سزا پانے سے بچ جائیں تو یہ اتنا بڑا گناہ اور ناانصافی نہیں ہے، بنسبت اس کے کہ کوئی بے گناہ پھانسی کی سزا پا کر اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ باقی جہاں تک کیس کی بات ہے تو سعدیہ کے اس تجربے سے میں نے بہت کچھ سیکھا تھا اور اس کا تجربہ مجھے یہ سبق دے گیا تھا کہ کسی بھی کلائنٹ کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کرنا چاہیے۔